युवा हल्ला बोल की जानिब से आज दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है जो बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ है। इनके बैनर पर एक बड़ा जुमला लिखा हुआ है जिसमें लिखा है जॉब चाहिए, जुमला नहीं चाहिए। मेरे साथ नौजवान मौजूद हैं जो बेरोज़गारी के लिए अपने हाथों में काले चिट्ठे लिए हुए हैं, फाइल्स लिए हुए हैं। सरकारों के ख़िलाफ़ किस तरह से धांधली चल रही है जॉब में। मैं आपसे पूछना चाहूँगा सबसे पहले, क्या लेकर आए हैं, क्या मांगे हैं आपकी? जी, मेरा नाम राम रतन मीणा है और राजस्थान से मैं आया हूँ। और एसएससी की जो भर्ती थी, एसएससी जीडी 2011 की कांस्टेबल की वैकेंसी थी, जिसमें बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और एसएसबी के पद कमांड थे। इसके अलावा आईटीबीपी और असम राइफल भी थी। 72,309 पदों को लेकर ये वैकेंसी थी। उनमें से 44,265 पद इन्होंने एसएससी वालों ने भर लिए। हमने आरटीआई से जवाब लिया तो उसमें 28,044 सीटें खाली थी। हमने धरना लगाया, इलाहाबाद में धरना लगाया, दिल्ली में धरना लगाया। 6 महीने रेगुलर 197 दिन हमने जंतर मंतर धरना लगाया। यहाँ तक हम गृह मंत्री जी से 9 बार मिल चुके हैं, योगी आदित्यनाथ जी से हम 3 बार मिल चुके हैं। ऐसा कोई सांसद विधायक हमने नहीं छोड़ा जिसको हमने हमारा ज्ञापन नहीं सौंपा हो। लेकिन सरकार बिल्कुल सोई हुई है, हमारा काम नहीं करना चाहती, जबकि हमारे पास पूरा एविडेंस है। उन्होंने जो एसएससी वाले हैं उन्होंने कम नंबर वालों को नियुक्तियां दी है और रिश्वत लेकर या फिर किसी दबाव में आकर उन्होंने जो कम नंबर वाले हैं उनको नियुक्तियां दी है। और जो ज़्यादा नंबर वाले जो अभ्यर्थी हैं वो हमारे साथ हैं, जो मेडिकल फिट हैं। हम पूरी तरह से क्वालिफाइड हैं, फिजिकल फिट हैं, मेडिकल फिट है और रिटर्न फिट हैं और मेरिट में भी हैं। लेकिन उसके बावजूद जो हमसे कम नंबर वाले हैं, जिन्होंने पैसे दिए हैं या पता नहीं कोई सेटिंग से, लेकिन वो नौकरी कर रहे हैं और हम अभी तक हमारे घर पे बैठे हैं। 8 साल से हम संघर्ष कर रहे हैं लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। इससे ज़्यादा क्या हम उनको कोर्ट को एविडेंस दें कि एक भाई जिसके 42 नंबर हैं वो नौकरी कर रहा है और उसी का सगा भाई जिसके 60 नंबर हैं वो अभी हमारे साथ धरने पे बैठा है। इससे बड़ा इस देश का कोई दुर्भाग्य हो ही नहीं सकता। इसके अलावा हमने कई जगह गिरफ्तारियां भी दी है और लाठियां भी खाई है, ज्ञापन भी सौंपे हैं। मेरे पास जो भी आप चीज़ मांगना चाहो, ये आरटीआई का जवाब है जिसमें 28,044 सीटें खाली हैं। इसके अलावा 10,000 जो ये आरटीआई का जवाब है सर, जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये आरटीआई का जवाब है जिसके अंदर 28,044 सीटें रिक्त बताई हुई है। अब एसएससी वाले चेयरमैन ये कहते हैं कि ये जम्मू कश्मीर की वैकेंसियां बची हुई है, लेकिन ये मेरे पास में एक विज्ञप्ति का पेज है, उसमें ये दिया हुआ था चौथे पैराग्राफ में कि अगर किसी नक्सल या बॉर्डर क्षेत्र की सीटें खाली रह जाएगी तो हम उनको जनरल स्टेट में काउंट कर देंगे। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं किया ये सरकार ने और ये मिलीभगत है। इसके अलावा सरकार अभी तक, ये देखिए, ये आरटीआई का जवाब है। और इसके अलावा सरकार अभी तक, ये देखिए, 2018 और 2017 तक नियुक्तियां दे रही है। ये मेरे पास इनके सभी के एविडेंस हैं और इनको नियुक्तियां किस प्रकार से दी जा रही है ये भी मैं बताना चाहूँगा आपको। कि जैसे मैं हूँ जयपुर का हूँ और मेरा कोड बदल दिया, जैसे नक्सल या बॉर्डर क्षेत्र में कर दिया। अब नक्सल और बॉर्डर क्षेत्र की 33% मेरिट गई थी। अब कोई भी बंदा 33 से कम तो है ही नहीं, तो उसका नंबर आना है ही है, श्योर है। तो इस हिसाब से जैसे किसी भी स्टेट का बंदा हो या फिर किसी भी जिले का हो और वो नक्सल से नहीं भी है, उसका कोड बदलकर उसको नियुक्तियाँ दी है। इसमें हम साफ तरीके से देख सकते हैं कि भ्रष्ट अधिकारियों ने पैसे खाकर दबाव में आकर इनको नियुक्तियाँ दी है। मैं भी चेयरमैन से मिल चुका हूं, लेकिन वो हमारा काम अभी नहीं करना चाहते। कोर्ट में भी हमने केस किया है। कोर्ट का भी बहुत ही अच्छा देखो डिसीजन आया है। ये देखिए आप, मेरे पास राजस्थान हाई कोर्ट का ऑर्डर है, आप देख सकते हो। इसमें ये देखिए, इसमें ये दे रखा है, इधर साफ दे रखा है और इसकी हियरिंग भी हुई थी, लेकिन अभी तक कोई हमारा मामला सेट नहीं हो पाया, हमें नियुक्ति नहीं मिल पाई है। इसके अलावा हमने इलाहाबाद में भी लगाया था हमारा केस, तो उसमें भी हमारा फ़ायदे का ऑर्डर हुआ था, लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। और अब हमने सुप्रीम कोर्ट में एपी सिंह के पास में और पांडे जी के पास में फाइल कर दिया है और 11 तारीख को हमारी फाइल रजिस्टर हो जाएगी। और उसके बाद में हम अच्छे से अच्छा लॉयर हरीश साल्वे को या फिर बढ़िया से बढ़िया लॉयर हम हमारे केस के लिए उतारना चाहते हैं। आप बताएं सर। हमारी बस यही लास्ट बात है कि हम मतलब ये चाहते हैं कि कैसे भी कैसे हमारा जोनिंग होनी चाहिए।
हमें नियुक्ति मिलनी चाहिए, क्योंकि हम 2016 से इलाहाबाद में धरना दिया था 1-1.5 महीने, ठीक मतलब मई जून के महीने में, वहाँ भी बहुत लाठी खाई। और इधर फिर 7-8 महीने जंतर मंतर पे दिया था, वहाँ भी हमने बहुत मतलब कठिन परिश्रम किया था। और फिर एक राजनाथ जी की रैली थी कंकड़खेड़ा में, जो 2016 के चुनाव में, तो हम वहाँ पर गए थे अपना विज्ञापन देने के लिए राजनाथ जी को। तो वहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हम पर लाठी बरसाई, मतलब बोले उल्टा सीधा उन्होंने आरोप लगा दिया कि ये रैली को भंग करना चाहते हैं। मतलब हम GD 11 के करीब 12-13 हज़ार लड़के हैं और इसमें 28,044 पोस्ट हमारी खाली हैं। और जो भी लड़के हैं जो सारे मेडिकल फिट हैं, क्वालिफाइड हैं एकदम पूरी तरीके से। और जो ITBP की जो मेरिट आई थी सर, उसमें वो 48 पाई थी। 2011 में जो ITBP की जो मेरिट आई थी वो 48 पाई थी। और जो लड़के बचे हुए हैं इसमें 48 सारे ऊपर के हैं, कुछ भाई हैं जो नीचे के भी हैं। और उन्होंने 34 नंबर तक का लड़का है जो अंकित कुमार, जो CISM में ज्वाइनिंग कर रहा है सर। और ऐसे काफ़ी एविडेंस है हमारे पास में जो हम आपको प्रूफ कर सकते हैं। सर, हम उत्तर प्रदेश के उच्च प्राथमिक विद्यालय में 31,000 अनुदेशक 8,470 रुपये में कार्यरत है। मैं आपको बताऊं, पिछले 27 मार्च 2017 को भारत सरकार ने हम लोग के मानदेय 8,470 रुपया से बढ़ाकर 17,000 रुपया किया था। लेकिन लगभग 20 से 21 महीने बीतने के बाद भी उत्तर प्रदेश सरकार हम लोग की 17,000 के मानदेय को नहीं दे रही है। इसको लेकर लगातार 20 से 21 महीने से हम लोग 37 बार माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले। 31 दिसंबर 2017 को महामहिम राज्यपाल जी से मिला। 2 बार मैं भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को पत्र लिख चुका हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र नाथ पांडे जी से 5 बार मिला। लेकिन अभी तक उत्तर प्रदेश की सरकार हम लोग के 17,000 के मानदेय को नहीं दे रही है। इसी को लेकर आज हम लोग दिल्ली में भारत सरकार के प्रधानमंत्री मोदी जी को ज्ञापन के माध्यम से युवा बोल के हल्ला कार्यक्रम में आए थे। और हमें लगता है आप लोग का, मीडिया का, यदि हम लोग का जितना सहयोग मिल रहा है, आप लोग के सहयोग से हम लोग को जल्द से जल्द 17,000 रुपया मिलने का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। क्या कहा मोदी जी ने, योगी जी ने? सर, लगातार आश्वासन का दौर चल रहा है। भारत के प्रधानमंत्री के पत्र का जवाब अभी तक उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं दी है। 2 बार भारत सरकार के प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के सचिव को पत्र लिखा, लेकिन उत्तर प्रदेश के सचिव ने अभी तक उनके पत्र का जवाब नहीं दी है। यहां तक कि महामहिम राज्यपाल ने 10 जनवरी 2018 को योगी आदित्यनाथ जी को पत्र लिखा कि इनके 17,000 के मानदेय को आप जारी करिए। लेकिन लगभग 2 वर्ष हो गए, उत्तर प्रदेश की सरकार अभी तक हम लोग के 17,000 के मानदेय को जारी नहीं कर पाई है। इसी को लेकर हमारे इलाहाबाद के और गाजीपुर के 2 अनुदेशकों ने आत्महत्या भी उन लोगों ने को करना पड़ा, क्योंकि 8,470 रुपये में किसी का परिवार का भरण पोषण आज के इस महंगाई के दौर में संभव नहीं है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से भारत सरकार के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि सबका साथ सबका विकास करने वाले मोदी जी, 8,470 रुपया में क्या आपका परिवार चल सकता है? आपका परिवार हो सकता है चल जाए, क्योंकि आपके बीवी बच्चे नहीं है। लेकिन आपके जो लोकसभा के सांसद हैं, जो राज्यसभा के सांसद हैं, जो विधानसभा के सदस्य हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि कोई भी भारत का ये लोकसभा का सांसद, राज्यसभा का सांसद यह बताने का कार्य करे कि 8,470 रुपया में उसका परिवार का भरण पोषण यदि चल सकता है, तो हम उत्तर प्रदेश के अनुदेशक भी, आज मैं प्रदेश अध्यक्ष के हैसियत से यह कहने को मजबूर हूं कि हम लोग भी 8,470 रुपया हमें नहीं चाहिए। हम फ्री में शिक्षा देने को तैयार है, लेकिन उत्तर प्रदेश के कोई भी विधायक हो या लोकसभा के सांसद हो, वो भी अपना सारा भत्ता, सारा वेतन छोड़ने का कार्य करे। हम लोग भी फ्री में सेवा देने को तैयार हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि अनुदेशक हम नाम के हैं, कार्य वही करते हैं जो एक शिक्षक करता है। शिक्षक की तरह ही हम स्कूल में पूरा टाइम देते हैं, अपनी तरफ से पूरा बच्चों को पढ़ाते हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो हम कराते हैं। लेकिन सैलरी के नाम पे हमें नहीं लगता कि हमें कुछ मिल रहा है। 8,470 कुछ नहीं होता इतनी क्वालिफिकेशन के बाद। देखिए, ये वो देश है जहाँ की आबादी का 65% युवा है। अब युवा सुनिश्चित नहीं करेगा तो फिर कौन सुनिश्चित करेगा? आज तक जितनी भी सरकारें बनी हैं वो वही सरकारें बनी हैं जिनको युवाओं का समर्थन रहा है। वो 2014 में प्रधानमंत्री मोदी बने हो, इसलिए प्रधानमंत्री बने क्योंकि देश के युवाओं का समर्थन था उन्हें। आज देश का युवा त्रस्त है, एक गंभीर मुद्दे को लेकर त्रस्त है। उस मुद्दे के समाधान करने की बजाय सरकार अलग अलग तरीकों से जुमलेबाजी कर रही है। युवा कह रहा है हमें जॉब चाहिए, सरकार जुमले दे रही है, सरकार डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है, डॉज करने की कोशिश कर रही है। आज हम इस ऐतिहासिक एकजुटता से यूथ समिट के जरिए हम जो संदेश देना चाहते हैं सरकार को, वो ये कि अब देश का युवा और बर्दाश्त नहीं करेगा। हमें रोजगार के अवसर चाहिए और हमें चयन प्रणाली में स्वच्छता चाहिए और समयबद्ध तरीके से नियुक्ति प्रक्रिया चाहिए।
इस मांग के साथ देश भर का युवा ये एक मुद्दे पर आधारित आंदोलन है युवा हल्ला बोल। युवा हल्ला बोल कोई संगठन नहीं है, कोई संगठनों का कोलिशन भी नहीं है। हम बात कर रहे हैं जॉब अपॉर्चुनिटी और फेयर सिलेक्शन की। हमारे डिमांड के समर्थन में जो भी हैं वो अपने संगठन के बैनर को छोड़ के, आज के आपने कार्यक्रम में देखा कई संगठन के लोग थे लेकिन किसी संगठन का बैनर, झंडा, नाम कहीं नहीं था, एक ही नाम था युवा हल्ला बोल। आज के कार्यक्रम में सिर्फ ये एक संदेश है कि युवा एकजुट हो गया है, युवा हल्ला बोल के बैनर तले एकजुट हो गया है, अपने सांगठनिक बैनर झंडों को भूलकर, अपनी राजनीतिक विचारधाराओं से ऊपर उठकर। तो इसमें तो कोई पार्टी संगठन क्या है ये तो कोई मायने ही नहीं रखता। हम मुद्दे की बात कर रहे हैं, मुद्दे की बात पे कौन हमारा साथ दे सकता है? आके इंडिविजुअल के तौर पे, ग्रुप के तौर पे हमारे साथ बैठे। हमारा ये टारगेट है कि सत्ता में बैठे हुए, सरकार में बैठे हुए लोगों को ये संदेश दे देना कि अगर बेरोजगार युवाओं की मांग को अब और अनसुना किया गया, जो अब तक किया जा रहा था, तो कोई भी पार्टी जो युवा विरोधी चरित्र का हो वो सरकार में कायम नहीं रह सकती। ये हमारा। सर मेरा नाम रुपेश सिंह शेखावत है। सर मैं राजस्थान से अलवर ज़िले से हूँ। सर मैं 2011 का अभ्यर्थी हूँ। ये भाई मेरे पास में ही है और हमें हर जहाँ धरना प्रदर्शन होता हर जगह जाते हैं, लेकिन सर हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है सर अभी तक। मैं जनरल कास्ट से हूँ सर, मेरी 52 बनी है और जनरल कास्ट में एक बंदा है उसकी 41 बनी है, वो बंदा सिलेक्शन है और वो सर मैं आज बेरोजगार हूँ। और मैं हर जगह सर हर जगह धरने में जाते हैं, वहाँ हम लाठियाँ खाते हैं, चार्ज हमारे पास पेश होता है, हम थाने में जाते हैं, वहाँ भी हमारा भूखा पैसा रखते हैं, लेकिन सर आज तक हमको कोई न्याय नहीं मिली। सर सरकार क्या कह रही है? सरकार कुछ नहीं सुन रही, ओनली झूठे जुमले दे रही है सर हमको, अंधी और बहरी हो रही है सर सरकार। हमारा कुछ सुनवाई नहीं हो रही कहीं पे भी, कोई सुनवाई नहीं हो रही सर कहीं पे भी। हम सर मेरे घर के सामने घर है बिल्कुल फ्रंट पे, वो उस लड़के के 49 नंबर हैं, वो ITBP में सिलेक्शन कर रहा है, जॉइनिंग कर रहा है। मेरे 58 नंबर है, मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, डिस्ट्रिक्ट मथुरा से, यूपी से। सर मेरा अभी तक जॉइनिंग नहीं, मेरा कुछ भी नहीं आया, मगर मेरे को एक इन्होंने लेटर इशू किया था सर मेरे मोबाइल में, वो मैं आपको दिखा सकता हूँ, एक सेकंड। तो उन्होंने भेजा, बोला था मेरे को कि हम ITBP में आपको महानिदेशक के लिए आपके मतलब सेंड कर दिया है, मतलब और उसकी आगम कार्रवाई होते ही आपको सूचित कर दिया जाएगा। मगर अभी तक इन्होंने ना तो मेरे पास में कोई जवाब आया है, ना कोई लेटर भेजा, ना कोई जॉइनिंग के बारे में कोई खबर आई। फिर मैं सर जो भर्ती सेल है जो ITBP का सीजो कॉम्प्लेक्स में, मैं वहाँ भी गया था। तो जब मैंने ये लेटर उनको दिखाया था तो वो बोले थे ये गृह मंत्रालय से आया है। तो मैंने सर गृह मंत्रालय में, मैंने कि सर ये तो आप गृह मंत्रालय के हैंडओवर में आते हो आप भी, तो बोला ये हमने इशू नहीं किया। मैं सर इस पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये गृह मंत्रालय से इशू हुआ है। तो बोला कि ये भेजा किसने आपके पास में? मैंने कि सर मुझे तो यहाँ मेरे घर पे पहुँचा है, तो मैंने आपको दिखाया है ये, इसको 3 महीने हो गए। वो सर 24 सितंबर को आया था मेरे पास में, तो अभी तक मेरे पास में कोई जवाब नहीं आया। फिर बोला आप जो है SSC ने भर्ती कराई थी, तो आप SSC में जाके बात कीजिए। मैं SSC में तुरंत फिर सीजो कॉम्प्लेक्स में SSC का जो ऑफिस है वहाँ पर गया, तो SSC ने बोल दिया कि आपका कुछ नहीं हो सकता। लास्ट में मैं सर वो क्यों नहीं सकता, मैंने 28,000 सीट खाली हैं और फिर भी आप जॉइनिंग दे रहे हो। 2016 में इन्होंने 28,044 वैकेंसी RTI में दिखाई थी, राजस्थान में 12,000 दिखाई, 12,000 को लास्ट में बताएं कि मतलब 2016 में दिखाई RTI में 28,000 वैकेंसी खाली हैं, और 2017 में इन्होंने कोर्ट में दिखाया, उसमें क्या बोलते हैं सारे एविडेंस के साथ में कि हमारे पास में 12,000 वैकेंसी बची है। तो सर ऊपर की जो 16,000 वैकेंसी कहाँ गई? मतलब ये बराबर जॉइनिंग दे रहे हैं लड़कों को, मगर हमको नहीं ले रहे हैं। हमारा मकसद यही है सरकार से, ये अंधी बहरी सरकार है जो भी है, तो कि हमको किसी भी प्रकार से हमको नियुक्ति दी जाए। कोई बात नहीं सुनी जा रही है? कोई बात नहीं सर, हम आश्वासन। मेरा नाम देवेंद्र सिंह, मैं औरैया यूपी से हूँ। सर झूठा आश्वासन दिया जाए। राजनाथ जी से स्वयं मैं खुद मिला हूँ, बस बेटा आपकी फाइल चल रही है, मैंने होम सेक्रेटरी को दे दी है, आज दिन तक अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। योगी आदित्यनाथ जी से मैं स्वयं मिला हूँ, पूर्वांचल के मेरे साथी यूपी से कई मिले हैं, बस झूठा आश्वासन, सिर्फ झूठा आश्वासन। फाइल चल रही है, ये हो रहा है। मैं खुद मिले होम मिनिस्टर से, योगी आदित्यनाथ जी से भी मिला हूँ, बस आपका काम चल रहा हो जाएगा, झूठा आश्वासन। आज दिन तक फाइनल हुआ है। जब RTI के थ्रू जवाब मिला है मुझे 28,044 सीट खाली है, हम 12-15 हज़ार अभ्यर्थियों नियुक्ति क्यों नहीं मिल रही हैं? हम अपना हक मांगते, अधिकार मारते, अधिकार है मेरा, कोई भीख नहीं मांगते सरकार से, जायज़ हैं। मैंने फिजिकल टेस्ट किया है, रिटन टेस्ट दिया है, इंटरव्यू दिया है, मेडिकल क्वालिफाई, सब चीज़ क्वालिफाई है। मेरे को सिलेक्शन किस बेस पे नहीं दे रही है? सारी चीज़ क्वालिफाई। वैकेंसी आपके पास रिक्त वैकेंसी है, आपको सिलेक्शन देना चाहिए। मेरा नाम मेराजुद्दीन अंसारी है, जिला बलिया यूपी से आया हूँ। मैं GD 2011
इसमें अभ्यर्थी हूँ। हमारे गांव का एक लड़का है, उसका 34 नंबर है, वो जॉब कर रहा है, हम लोग को जॉब नहीं मिला। इसमें बहुत धांधली हुआ है। हम लोग कितना धरना प्रदर्शन किए, गृह मंत्री से मिले, अपने क्षेत्र के विधायक से मिले और वो सांसद से मिले, सिर्फ झूठा आश्वासन मिल रहा है और कुछ हो नहीं रहा है। जबकि हमसे कम नंबर वाले जॉब कर रहे हैं। हमारा नंबर भी ज़्यादा है, ठीक है, मेडिकल भी फिट है, सब ठीक है, लेकिन हमको जॉब नहीं मिला है। सिर्फ झूठा आश्वासन मिल रहा है। जो सरकार का प्रतिनिधि है सिर्फ झूठा आश्वासन दे रहा है और हम लोग को बात नहीं सुनी जा रही है। और आने वाले लोकसभा चुनाव में मैं कह रहा हूँ, अपने आप की जिम्मेदारी ले रहा हूँ, पूरा अपने परिवार सहित वोट का बहिष्कार करूँगा। क्या करेंगे? वोट का बहिष्कार, परिवार सहित विरोध करेंगे। जी, हम 15,000 लड़के हैं हमारे ग्रुप में, और हमने ये डिसाइड करा है कि अगर सरकार हमारा काम नहीं कर पाती है और हमारे को जॉब या न्याय नहीं दिला पाती है, तो हम 15,000 लड़के मिलकर परिवार सहित हम हमारे जो वोट का जो हम बहिष्कार करेंगे और ये खुली लोकतंत्र में हमारी हत्या होगी और इसकी जिम्मेदार मोदी सरकार खुद होगी। और इस मामले में हमारे 4 भाई आत्महत्या कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई मैटर, मतलब सरकार हमारा जो मैटर है वो फाइनल नहीं कर पा रही है। 9 बार गृह मंत्री जी से मैं खुद मिल चुका हूँ, लेकिन अभी तक कोई मामला नहीं बैठ पा रहा है। तो जब तक हमारा मामला नहीं होगा, जब तक हम भाजपा को वोट नहीं करेंगे और जो हमारा जो वोट का अधिकार है उसका बहिष्कार करेंगे और हमारे जो घर वाले हैं, जो भी हमारे सगे संबंधी, जो भी हमारे रिलेशन में है, सबका सब, जो भी हमारे रिलेशन में है, जो भी सगा संबंधी, यार दोस्त, जो भी हमारे फैमिली के मेंबर हैं, नाते रिश्तेदार, हम सबके साथ मिलकर बीजेपी का विरोध करेंगे। खुली चेतावनी है हमारी बीजेपी की। तो आपने देखा नौजवानों की किस तरह से बीजेपी हुकूमत को ये खुली चेतावनी है कि अपने 15,000 साथियों के साथ और जितने भी रिश्तेदार हैं, सगे संबंधी हैं, सबके साथ ये 2019 के चुनाव में वोट का बहिष्कार करने वाले हैं, क्योंकि मुद्दा इतना बढ़ गया है बेरोजगारी का कि अपने हाथों में फाइल लिए नौजवान टहल रहे हैं। दिल्ली से कैमरा पर्सन नाजिम अली के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए साहिल नकवी।